हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी के बारे में। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके ब्लड वेसल्स में होती है। आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड ब्लॉक हो जाता है तब आपको डीवीटी होता है। इसका मतलब है कि आपके वेन्स के अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाना, उसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ब्लॉकेज को हम मेडिकल टर्म में थ्रोम्बस कहते हैं। अब हमारी बॉडी में दो प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है या रक्त वाहिका होती है। एक वो जो हार्ट से ब्लड को लेके बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाती है, जिसे हम आर्टरीज कहते हैं। और दूसरी वो जो ऑर्गन्स से सारा ब्लड जमा करके वापस हार्ट में लेकर आती है, उसे हम वेन्स कहते हैं। हम वेन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारी जो बीमारी है हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो वेन्स से रिलेटेड है, तो हम वेन्स के बारे में बात करते हैं। वेन्स भी दो प्रकार की होती है, एक सुपरफिशियल वेन और एक डीप वेन। तो जब डीप वेन के अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाता है या क्लॉट जमा हो जाता है, तब आपको डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस की बीमारी होती है। जो ये क्लॉट बन गया है इसे हमने थ्रोम्बस कहा है। अब जब ये थ्रोम्बस अपनी जगह से दूसरी जगह में चला जाता है, इसे हम एम्बोली कहते हैं। अगर ये लंग्स में चले जाता है तो इसे हम पल्मोनरी एम्बोली कहते हैं, या ये कहीं किसी ऑर्गन्स में चला जाता है तो उस हिसाब से उसको एम्बोली कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये डीप वेन्स होती है हमारे पैरों में। ये हमारा नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है वेन्स से, हमारा ब्लड हमारे हार्ट की तरफ लेके जा रहा है वेन्स। अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस में जो हमारा ब्लड है वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर रहा, अच्छे से फ्लो नहीं कर रहा, और वही हमारे वेन्स के अंदर जमा हो गया है। और जब ये जमा हो गया है उसके बाद इसका एक कुछ टुकड़ा निकल के किसी ऑर्गन में चला गया है, बॉडी के कहीं और पार्ट में चला गया है, तो इसको हम एम्बोलस कहते हैं। तो इस बीमारी को हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और ये आगे चल के एम्बुलेंस बन जाता है। अभी ब्लॉकेज क्यों होता है, इसके क्या कारण है? जब हम ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं, हमारे पैरों पे जोर पड़ता है, इस वजह से भी दिक्कत आती है। या फिर हम अगर लंबे समय तक मूवमेंट हमने नहीं किया है पैरों का, हम लंबे समय तक बेड पे रेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमें कोई स्ट्रोक की बीमारी होगी, लकवे की बीमारी, पैरालिसिस की बीमारी, या कोई सर्जरी हुई है जिसमें बेड रेस्ट करना है, या फिर प्लास्टर बंधा हुआ है, स्प्रिंट्स बंधे हुए हैं, या फिर ऐसा कोई ट्रैवलिंग का काम जिसमें हम लंबे समय तक ट्रेन में है या बस में है, कार में है, या ऐसा कोई जिसमें हमारे पैरों का मूवमेंट नहीं हुआ है घंटों तक, तो उस वजह से भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। और है अगर हम हमारा जो खून का जो फ्लो है वो रुक गया हो, कम हो गया हो, जिस वजह से हमारी जो हड्डी है उसमें फ्रैक्चर हो गया है, या फिर मसल्स की इंजरी हो गई है, या फिर कोई हमें सर्जरी हुई है रिसेंट ऑर्थोपेडिक, या फिर कैंसर की सर्जरी, या फिर हार्ट फेलियर की बीमारी है, या फिर हमारी जो वेन्स है उसकी जो वॉल है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, फ्लेबाइटिस जिसे कहते हैं, या इन किन कारणों की वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। या फिर हम कोई हार्मोन्स की मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे कोई बीमारी की हम दवाई ले रहे हैं जिससे जो हमारा खून है वो जाड़ा होता जा रहा है और डीप वेन्स में जमा हो रहा है। या फिर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसकी हमें हमें कमी हो गई है, उस वजह से भी होता है। या फिर कोई इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज हो गई है, इस वजह से भी होता है। कैंसर है, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हमारे वेन्स में प्रेशर पड़ता है और डीप वेन थ्रोम्बोसिस की दिक्कत आती है। अब इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेशेंट को ना खड़ा हो पाता है, पेशेंट ना बैठ पाता है। एक क्रैम्प जैसा रुक-रुक के दर्द जो होता है वो शुरू होता है। सूजन आ जाती है, जो पिंडलियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है पिंडलियाँ, सूज जाती है पिंडलियाँ। जो वेन्स है, जो हमारे पैरों के लोअर लेग्स में जो वेन्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने लगती है, मोटी हो जाती है, सूज जाती है, बहुत ज़्यादा फूल जाती है। उसके साथ-साथ जो नॉर्मल ग्रीनिश कलर है वो चेंज होके डार्क कलर हो जाता है, बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर की हो जाती है, कभी ब्लैक कलर की हो जाती है, कभी-कभी बुखार भी आ जाता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो जाता है, लाल हो जाता है पूरा पैर, बहुत ज़्यादा गर्म फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये सिर्फ़ पैरों में ही नहीं होता, ये हमारे हाथों में, हमारे गर्दन में, कहीं पे भी हो सकता है।
और इसके साथ साथ अगर पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है तो इस वजह से चेस्ट में दिक्कत आती है, चेस्ट पेन की दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा कफ हो जाता है। तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। अब इसका पता कैसे करते हैं? डीवीटी का पता फिजिकल एग्जामिनेशन से तो नहीं पता कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपके सिम्टम्स चेक करते हैं, आपके लक्षण चेक करते हैं बीमारी के, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, आपको एडवाइस करते हैं कि अगर आपकी शुरुआत है तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। कई बार ये होता है पेशेंट की अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो वो इग्नोर कर देते हैं इस बीमारी को, वो ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं हाँ ऐसे ही हो रहा है, पर आगे जाके ये इतनी सूज जाती है वेन्स, ये जो डीप वेन्स है इतनी सूज जाती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलने उठने बैठने में दिक्कत आती है। तो अगर आपको शुरुआत में ही आपकी अगर स्टार्टिंग की स्टेज है तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, प्रॉपर डॉक्टर से एडवाइस लेके ट्रीटमेंट ले, उससे आपको धीरे धीरे इससे रिलीफ मिल सकता है। अब इसके लिए डायग्नोसिस के लिए है एग्जामिनेशन है, जैसे डी डायमर टेस्ट, अल्ट्रासाउंड स्कैन, इनसे पता कर सकते हैं, वेनोग्राम, इनसे भी, अदर इमेजिनिंग स्कैन जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, इनसे भी पता कर सकते हैं। अब रिस्क सबसे ज़्यादा उन लोगों में जो जैसे बहुत ज़्यादा मोटापा है, जिनमें बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो रखा है, वेट बहुत ज़्यादा है जिनका, उनमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट होने की वजह से, फैट डिपोजिशन होने की वजह से प्रेशर पड़ता है हमारे पैरों पे, और पैरों पे बहुत ज़्यादा अगर हम प्रेशर पड़ने की वजह से अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं, तो पैरों पे प्रेशर आने की वजह से वेन्स सूज जाती है, या बहुत ज़्यादा टाइम लंबे समय से आप स्मोकिंग कर रहे हैं, उनमें भी दिक्कत आती है। अगर आप 40 से या 40 से ऊपर की उम्र में हैं, तब भी दिक्कत आती है। वैसे डीवीटी किसी भी एज में हो जाता है, बट अगर देखा जाए एज को, तो 40 से ऊपर की उम्र में लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। या फिर आपको पहले डीवीटी हुआ, अब ठीक हो गया, तो वापस डीवीटी आने के चांसेस होते हैं, या फैमिली में किसी को हुआ है, फिर उसके बाद अगर आपको हो रहा है, तो वो भी हो सकता है। ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट का मेन एम होता है, जो आपका क्लॉट बन गया है, जो खून जमा हो गया है, वो वहां से निकले, और जो उसका जो साइज है वो कम हो, ताकि दिक्कत ना आए ज्यादा। अगर अगर छोटा ही क्लॉट होता है तो ट्रीटमेंट से, मेडिकेशन से जो खून है वो पतला होके वहां से निकल जाता है, बट अगर बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो उसके लिए डॉक्टर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं हॉस्पिटल में। मेडिकेशन है जैसे एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, ये हमारे ब्लड को जो होता है, हमारे खून को वो पतला करते हैं, ताकि जो जमा हो गया ब्लड वो पतला होके वहां से निकल जाए और हार्ट की तरफ प्रॉपर पहुंच जाए। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स होते हैं जो हमें डायरेक्ट वेन्स में इंजेक्ट करते हैं, ताकि जो खून जो जम गया है वो पतला हो जाए और वहां से निकल जाए, नॉर्मल फ्लो ब्लड का। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स एडवाइस करते हैं। जो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होते हैं वो एक तरीके से टाइट पैर के मोजे होते हैं, ताकि उसको पहनने से जो खून का जो रक्त का जो फ्लो है वो नॉर्मल हो जाता है, वापस जो खून जमा हो गया वो वापस हार्ट की तरफ पहुंच जाता है, ताकि जो सूजन है, जो दर्द है, वो कम हो। इसलिए कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनना इन लोगों को बहुत जरूरी है। सर्जरी की हम बात करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क केस हो गया है, बहुत ज़्यादा कि दवाइयों से, एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन से भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए सर्जरी करते हैं। फिजिकल थेरेपी की हम बात करते हैं तो फिजिकल थेरेपी का मेन एम होता है कि जो आपका दर्द है वो कम हो, सूजन जो हुई है वो कम हो, आप वापस अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर सके, आप वॉकिंग कर सके, आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज, अपने दिन भर के जो काम है वो कर सके, नॉर्मल वॉकिंग, सब कुछ अपने हाउस होल्ड वर्क कर सके। उसके लिए आपको वॉकिंग करनी बहुत ज़रूरी है। दिन में 20 से 25 मिनट तो आपको वॉक बहुत ज़रूरी। अगर आपको बहुत दर्द है तो शुरुआत में आप सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट वॉक करें, फिर धीरे धीरे अपनी वॉकिंग को बढ़ाना है। धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको एक्सरसाइज बिल्कुल कम कम करनी है, 5 रिपीटेशन ही करने हर एक्सरसाइज के, धीरे धीरे हर मूवमेंट करने। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है एक्सरसाइज का। स्टार्टिंग में वेट लिफ्टिंग की कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी, सब एक्सरसाइज बिना वेट से करनी है। फिर जैसे जैसे आपकी सूजन कम हो रही है, आपका दर्द कम हो रहा है, फिर आपको धीरे धीरे 1/2 kg के वेट से शुरू करनी है अपनी एक्सरसाइज। फिर उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद 1 kg पे आना है, फिर 1/2 kg पे, फिर 2 kg। 2 kg से ज़्यादा कभी वेट नहीं लेना। अगर आपको दिक्कत आ रही है वेट उठा के एक्सरसाइज करने की, तो बिल्कुल अवॉइड करनी है वो एक्सरसाइज, और वो वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। उसके लिए रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज है एंकल जॉइंट के। आपको अपने पंजे को अंदर बाहर लेके जाना है 10-10 बार, पूरा घुमाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
ऊपर नीचे लाना है, अंदर बाहर लेके जाना है, ये सारे मूवमेंट करने हैं 10 बार दिन में 2-3 बार। डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, अंदर इन्वर्जन, बाहर इवर्जन, फिर रोटेशन। दूसरी है काफ रेजेस, आपको ऐसे सीधे खड़े हो जाना है, फिर अपने पंजे के ऊपर आना है, 5 सेकंड तक रोकना है, फिर वापस अपनी एड़ी को नीचे करके फिर अपने टोज को उठाना है। तो ये सारे मूवमेंट करना है, पंजे पे आना है, फिर हील उठानी है, पंजे पे आना है, 5 सेकंड तक रोकना है, फिर अपनी एड़ी को नीचे रख के अपने पंजे को उठाना है। तो ये सारे करने आपको 10 बार दिन में 2-3 बार। फिर है एंकल सर्कल, आप चेयर पे बैठ जाएंगे, फिर अपने जो पंजे है उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, जितना आप कंफर्टेबली स्टार्टिंग में कर सकते हो उतना करना है, धीरे धीरे रिपीटेशंस बढ़ाने। फिर है नी लिफ्ट, आप चेयर से सपोर्ट ले लेंगे, फिर अगर जिस पैर में दिक्कत है या दोनों पैरों का भी कर सकते हैं, एक पैर को ऐसे उठाएंगे फिर सीधा करेंगे, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे फिर सीधा करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज भी करनी है आपको। स्ट्रेट लेग रेज, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, एक पैर मोड़ लेंगे और जिस पैर की आपको करनी है उस पैर को सीधा रख के उसके घुटने को दबा के, फिर आप सीधा उठाएंगे, मतलब आपको 12 इंच तक ही उठाना है, इतना ही आपको उठाना है, पैर होल्ड करना है इस पॉइंट तक, फिर नीचे लाना है, फिर घुटना रिलैक्स करना है, ऐसे 10 बार करना है। फिर डी पुल इन, इसमें आप कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा टिल्ट होंगे, बट ये ध्यान रखना आपकी बैक स्ट्रेट रहे, आपकी बैक ज़्यादा झुकी नहीं जाए, बैक स्ट्रेट रखनी है, अपने दोनों पैरों को सीधा करके थोड़े से घुटने मोड़ के, फिर आपको घुटने पूरे मोड़ना, अपनी चेस्ट की तरफ लेके आना है घुटने, फिर वापस पैर सीधा करना है, ऐसे 10 रिपीटेशंस करने हैं। फिर है डायनेमिक हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, इसमें आप सीधा लेट जाएंगे और एक पैर आपका मोड़ लेंगे, अगर आपको राइट की स्ट्रेच करनी है तो अपने राइट थाई से दोनों हाथों को, राइट थाई को पकड़ के फिर उसके बाद अपने पैरों को सीधा सीधा लेके जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको अपने पैरों को 90 डिग्री पे रखना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पैरों को उठाना है, जहाँ तक स्ट्रेट ले जा सकते हैं वहां तक होल्ड करना है 10 सेकेंड तक, फिर वापस रिलैक्स। फिर है ऑल्टरनेट लेग स्विच, इसमें आप सीधा खड़े हो जाएंगे, फिर अपने एक पैर को आगे लेके आएंगे, फिर अपने अपोजिट हाथ से, अगर आप लेफ्ट पैर को आगे की तरफ लेके आ रहे हैं तो अपने राइट पैर से अपने लेफ्ट के पंजे को छुएंगे, ऐसे ही ऑल्टरनेट करेंगे 10 टाइम्स। फिर चेयर लेग एक्सटेंडेड स्ट्रेच, इसमें आप कंफर्टेबली चेयर पे बैठ जाएंगे, आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रहेगी, आप सीधे बैठेंगे, फिर अपने पैरों को ऐसे सीधा उठाएंगे, इस पॉइंट तक होल्ड रखेंगे, फिर उसके बाद आपको पंजों को अंदर बाहर लेके आना है, 10 रिपीटेशंस करके वापस रिलैक्स। क्रॉस ओवर रिवर्स लंज, इसमें आप सीधा खड़े हो जाएंगे, आपके पैर थोड़े से चौड़े रहेंगे, फिर आप घुटनों के बल पे बैठ के फिर उसके बाद अपने एक पैर को पीछे रखेंगे ऐसे और एक पैर को आगे, ठीक है। फिर अगर जो पैर आगे है उस अगर लेफ्ट वाला पैर आगे, तो आपको अपना बॉडी को, अपने ट्रंक को लेफ्ट की तरफ रोटेट करना है, होल्ड रखना है, फिर रिलैक्स, फिर ऐसे ही ऑल्टरनेट करना है, राइट पैर को आगे लेके आना, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाना है, और फिर अपनी जो ट्रंक है उसको राइट की तरफ घुमाना है। सीजर किक, इस एक्सरसाइज में आप सीधा लेट जाएंगे, फिर अपने दोनों घुटने को मोड़ के फिर दोनों पैर सीधा करेंगे, फिर उसके बाद आपको लेफ्ट वाला पैर ऊंचा रखना है, लंबा रखना है, मतलब लाइक 45 डिग्री तक रखना है, और लेफ्ट वाले को सिर्फ 2 इंच तक ही ऊंचा रखना है। फिर उसके बाद आप ऐसे ऑल्टरनेट करेंगे, ये से 10 बार करेंगे, फिर आप अपने लेफ्ट वाले लेग को नीचे लेके आएंगे और राइट लेग को इतना ही ऊपर लेके जाएंगे, ये ऐसे ऑल्टरनेट करना है आपको 10 to 20 रिपीटेशंस। फिर है काफ स्ट्रेचिंग, इसमें आप ऐसे दीवार के सहारे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को सीधा रख देंगे दीवार के सहारे, एक पाँव आगे एक पाँव पीछे, जो पीछे वाला पाँव है उसकी हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो जिस पाँव की अगर हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं उसको पीछे रखना है, और जिस पैर की स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे उसको आगे रखना है, फिर उसके बाद उसको मोड़ लेना है, आगे वाले पैर को, घुटने को मोड़ के फिर आगे की तरफ जाना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेट करते हुए सीधे दीवार की तरफ जाना है। आपको पीछे लेफ्ट वाले, अगर जिस पैर की आप स्ट्रेच कर रहे हैं, जो आपका पैर पीछे वो स्ट्रेट रहेगा बिल्कुल, उसमें स्ट्रेच फील होगा, होल्ड करना है 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। अब लाइफस्टाइल और होम केयर की हम बात करते हैं, तो आपको हेल्दी और मेन ऐसी डाइट लेनी है जिसमें विटामिन के हो, आपको हरी सब्जियां, बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, स्प्राउट्स खाने हैं, ताकि जो वारफेरिन है वो इंटरफेयर हो आपका, मतलब एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, वॉकिंग तो आपको डेली करनी है, सुबह शाम 20-20 मिनट भी आप वॉकिंग करें इनफ हो, स्विमिंग करनी है, अगर आप बाईसाइकिलिंग करते हैं तो साइकिल्स भी चलानी है, आपको एक्सरसाइज डेली करनी है।
अपने वेट को नहीं बढ़ाना, मेंटेन करके रखना है। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने हैं आपको, ताकि आपको जो दर्द है, सूजन है, वो कम हो और ब्लड फ्लो नॉर्मल हो आपकी बॉडी, आपके पैरों का जो वेन्स में फ्लो हो रहा है वो प्रॉपर हो। अब पानी, इसमें पानी बहुत ज़्यादा पीना है आपको, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है आपको, सिर्फ नॉर्मल पानी पीना है ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो। पानी दिन भर में बहुत ज़्यादा लेना है, 5 लीटर तो पानी आपको पीना ही है दिन भर में। एक्सरसाइज करनी है पैरों की, पंजों की, ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो नॉर्मल हो, वो इंक्रीज हो। और आपको मेडिकेशंस लेने हैं, जो आपको मेडिसिन बताई है, एंटीकोगुलेंट टैबलेट्स, वो आपको लेनी है। बेड रेस्ट कर, अगर आप सर्जरी हुई हो, आप बेड रेस्ट पे हो आप लंबे समय तक, तो आपको फिर चलना है, मूवमेंट करना है, धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। अपनी एक्सरसाइज डेली करनी है आपको, दिन में 2-3 बार। अपने ब्लड प्रेशर को भी आपको साल में 1 बार चेक कराना ही है एटलीस्ट। अगर आप 2-3 मंथ्स में भी चेक कराते तो गुड है, और अगर इतनी दिक्कत नहीं है तो साल में 1 या 2 बार तो आपको ब्लड प्रेशर चेक कराना ही है। एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है आपको, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, धीरे धीरे एक्सरसाइज के रिपीटेशंस बढ़ाने, गुड फूड खाना है। और स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, स्मोकिंग अवॉइड करनी है। थैंक यू।